ईवीएम पर सवाल उठा रहे 21 अपोजिशन पार्टियों को चुनावी नतीजों से पहले बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपोजिशन की नजरसानी की अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में आज ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान को लेकर सुनवाई हुई। 21 अपोजिशन पार्टियों की मांग थी कि 50% वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम से मिलान किया जाए। अर्जी को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अदालत बार बार एक ही मामले पर सुनवाई नहीं कर सकती। अर्जी गुजारों की जानिब से अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर 50% मुमकिन नहीं है तो कम से कम 25% ईवीएम का वीवीपैट से मिलान कराया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपने पुराने अहकामात में कोई बदलाव नहीं करने जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान चंद्रबाबू नायडू, डी राजा, संजय सिंह और फारूक अब्दुल्ला सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। We are thinking to go to the Election Commission. You have to revise your guidelines. Correct. If there are any problems in a 5 VVPAT and also EVM machines mismatch or discrepancy, you have to count all votes in that assembly segment. Then only transparency will come. Then only will convince the nation. We are fighting all these things on behalf of the nation. What all we are asking, it is very genuine demand. Now all 21 political parties again will go to the Election Commission, will put our demand, and ultimately will take to the people. Continuously justice has to be done. Till that time, we will educate the nation also. Our basic interest is that the election should be fair for everyone, for every party. And that is why we went to the court about this issue, requested the court in April, and a review petition was filed, as has been reported to you by Mr. Singhvi. We respect the order of the Supreme Court, but we also have to take this to the people of the country and put this before them, because they are supreme as far as people of this country are concerned. To the court order, which has just now dismissed our review prayer. We respect the court immensely. Many of these and others are constitutional functionaries, present and former, and we must, as we do, bow down to the court's majesty. तो 21 पार्टियों की इन अर्जी को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक ही मामले की बार बार सुनवाई नहीं की जा सकती है। 50% की मांग की जा रही थी कि वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनका मिलान 50% का किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पहले उन्होंने अहकामात दिए हैं 5% के, उसी पर वो बरकरार है। हालांकि उसके बाद यह भी कहा गया कि 50% ना सही तो 25% कर दिया जाए, लेकिन किसी भी चीज पर राजी नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट। उसने कहा कि इलेक्शन कमीशन से जब बात की गई थी तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा किया गया तो नतीजे आने में काफी वक्त लग सकता है। अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। इस पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ दिनेश सिंह हैं, बीजेपी के लीडर। इसी के साथ ही संजय चड्ढा साहब हैं, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के मेरे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र दुबे साहब हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। संतोष पाठक साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। संजय जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, क्या कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, उससे पहले क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले देखिए, आज कोई नई पिटीशन नहीं थी। सबसे बड़ी बात, 8 अप्रैल को एक जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें यही जो पिटिशनर थे, इन्होंने कहा था कि वीवीपैट के 50% का मिलान होना चाहिए ईवीएम मशीन के साथ। अर्थात जो वीवीपैट में आता है उस कागज को ईवीएम मशीन के साथ मिलान कर लेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बात बिल्कुल परे हो जाएगी कि कोई गलती है, कोई उसमें गलती होती है। तो पिछले फैसले में जो कि 8 अप्रैल को आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले जो रूल था इलेक्शन कमीशन का वो ये था कि एक असेंबली हलका जो है वहां से एक ईवीएम मशीन का वीवीपैट से मिलान करके हम सैंपलिंग के पर्पज से उसको लेके चेक करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन का रूल था। डिमांड जो थी वो हमने बताई थी जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए, एक मशीन नहीं, कम से कम 5 मशीन, 5% नहीं है, मैं करेक्शन करना चाहता हूं,
5 मशीनों को एक असेंबली में, जैसे दिल्ली में अगर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 10 असेंबलियां आती हैं तो एक 50 सीट का वीवीपैट से मिलान होगा। ये कानून बनाया था 8 दिसंबर के जजमेंट में, और उन्होंने उसी प्रकार से जो इलेक्शन कमीशन है उनको निर्देश दिए थे, उनसे कहा था कि आप ये फॉलो करिए। अब क्या हुआ, ये 21 पार्टियों ने दोबारा से एक एप्लीकेशन लगाई, उसको कहते हैं रिव्यू पिटीशन, कि आप अपने जजमेंट को रिव्यू करिए, आप ये देख के बताइए कि जो लोग हैं, मासेस हैं, उनका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। इस रिव्यू पिटीशन में ये कहा गया था, ये अर्जी दाखिल की गई थी और ये इंतजा की गई थी कोर्ट से कि जो वोटर्स हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, प्लीज इसको 50% मैचिंग करें। आर्गुमेंट के दौरान पहले 33% कहा, फिर सिंघवी साहब जो कि आर्ग्यू कर रहे थे मैटर, उन्होंने कहा भैया 25% कर दो, लेकिन कोर्ट का रुख बिल्कुल क्लियर था। सारे जजेस ने मिलकर यह कहा कि यह सैंपलिंग का बेसिस है, यू कैन नॉट डू इट पूरे उसको नहीं कर सकते। हम सारे को अगर करने लगेंगे तो फिर तो पेपर वाला जो सिस्टम चल रहा था वही सिस्टम ठीक है। और उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते कि वो लंबे प्रोसेस में करें, सैंपलिंग के आधार पे 5 मशीनें पर असेंबली ली जाएंगी। और इसी पर उन्होंने जो रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी उसको खारिज कर दिया है। ठीक है, ओके। दिनेश जी, आप मुझे बताइए कि तमाम पार्टीज हमेशा ईवीएम को लेकर सवाल खड़ी करती रही हैं। अलग अलग हमने देखा है कि इलेक्शन के बाद अलग अलग तरह के सवाल जो हैं वो खड़े किए जाते हैं। बीजेपी को कभी कोई एतराज क्यों नहीं होता है? बुसरा जी, भारतीय जनता पार्टी को जितनी भी देश की संवैधानिक संस्थाओं उस पर यकीन है, चाहे वो फैसला हमारे हक में आए या फैसला हमारे खिलाफ आए, तो आपको यकीन करना चाहिए। लेकिन दूसरी पार्टियों के साथ है कि मीठा मीठा निगल जाइए और कड़वा कड़वा थू, वो उनकी स्थिति है। अगर फैसला इनके हक में आता है तो सवाल नहीं उठाते हैं, अगर फैसला इनके हक में नहीं आता है तो सवाल उठाते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि अभी कुछ कंप्लेंट्स हुई थी चुनाव के दौरान और सारे दल के नेताओं पर हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उसमें बैन किए गए थे, इवन मुख्यमंत्री तक उसमें बैन किए गए थे। लेकिन आप देख लीजिए कि हमारे दल के किसी नेता ने कोई आपत्ति नहीं उठाई, लेकिन दूसरे दल के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई जाति के नाम पर, कोई पंथ के नाम पर, कोई पार्टी के नाम पर लोगों ने आरोप लगाया। ये पुरानी आदत है। आज तो इस पिटीशन के लिए यहां पर गए थे। इसकी शुरुआत जैसे आपने अपनी स्टोरी में भी दिखाया कि शुरू में जब जनता इनसे नाराज होती गई, इनके कारनामों को जानती गई, तो इनको अपने से दूर करती गई, तो इन्होंने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। इल्जाम तो ये भी लगता है दिनेश जी कि जितने भी जो ईवीएम जो खराब होती हैं या जिसकी खराबी की शिकायत की जाती है, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब उसका जो बटन प्रेस होता है वो बीजेपी के हक में क्यों वोट करता है, किसी और पार्टी के हक में क्यों नहीं वोट कर देता? ये तमाम पार्टियां आपके ऊपर इल्जाम लगाती हैं कि अगर खराब है तो ये आपके फेवर में क्यों खराब नहीं होती? आरोप लगाते हैं ना, इसलिए कह रहे हैं कि आरोप कौन लगाता है? आरोप वो लगाते हैं कि जो डर रहे हैं, इसीलिए आरोप लगाते हैं। अगर कोई पहलवान हार रहा है तो आरोप लगाता है कि हमको दांत काट लिया, हमारा हाथ उमेर दिया। दिक्कत क्या हुई, जब ये पहला मसला आया था तो चुनाव आयोग ने सार्वजनिक रूप से कहा था, उन्होंने एक तिथि निश्चित की थी। इन्होंने कहा इसमें छेड़छाड़ किया जा सकता है, इसके प्रोग्रामिंग में छेड़छाड़ किया जा सकता है, तो उन्होंने एक तिथि सुनिश्चित की। और एक पार्टी, अगर मैं नाम भी लूं तो समय एक आम आदमी पार्टी दिल्ली में राज कर रही है, उसके एक नेता तो विधानसभा में एक मॉडल जो है ईवीएम लेके चले गए थे और उन्होंने बताया कि इसको कैसे इसकी प्रोग्रामिंग में छेड़छाड़ किया जा सकता है। लेकिन जब चुनाव आयोग ने बुलाया सार्वजनिक रूप से, तो इनमें से किसी दल का कोई नेता वहां नहीं गया, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल जी विदेश में चले जाते हैं और वहां मुंह ढक के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। ये स्थिति है कांग्रेस पार्टी। और देखिए, यही नहीं, सिर्फ आप चुनाव पर उंगली उठाइए, अगर आप फैसला आपके हक में नहीं आता है, आज तो ठीक है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है हम उसको मानते हैं, ये तो सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते हैं। असल में बुसरा जी उसके नेपथ्य में जाइए जी। लेकिन दिनेश जी, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जहां मैं कह सकती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है अगर आपके हक में नहीं आया, और सबरीमाला का उसमें सबसे बड़ा उसमें एग्जाम्पल मौजूद है। ये कहा गया कि ऐसे ऑर्डर दिए जाने चाहिए जो मान्य हो। ये खुद अमित शाह ने कहा था, सबरीमाला के उसमें खुद अमित शाह ने कहा था बाकायदा तौर पर, ये रिकॉर्ड में है। मान्य नहीं, उन्होंने कहा उस अदालत को फैसला देते समय लोगों की भावनाओं और परंपराओं को ध्यान में रखकर अदालत को फैसला देना ये कहा जा सकता है। इसलिए कि अगर मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई यहां वक्ता बैठे हैं संजय जी, अगर हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया तो आप उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं कि नहीं जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में कोई
फैसला आपके खिलाफ आया तो आप नहीं, आप उसके बाद भी रिव्यू पिटीशन में जाते हैं, तब तो आपको उसके ऊपर सवाल नहीं करना चाहिए। आप एक तरफ ये कहते हैं कि धार्मिक मामलों में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये सर्वोच्च न्यायालय कहता है, और दूसरी तरफ एक धर्म विशेष के खिलाफ इस तरह के मामले सामने आते हैं, जिसका इंप्लीमेंट कराना जो है वो कहां से जायज हो सकता है? नहीं, जब अगर 3 तलाक को लेकर, जो कि मजहबी मामला है, अगर सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, तो सबरीमाला में एंट्री को लेकर, या फिर जो मुंबई में जो दरगाह है वहां पर उसकी एंट्री को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, तो किसी भी चीज के लिए, हक के लिए, डेमोक्रेसी है यहाँ पर, डेमोक्रेसी है तो कहीं भी जाया जा सकता है। डेमोक्रेसी है तो सबके लिए, संविधान सबके लिए, ये नहीं है कि आप अगर जा रहे हैं मंदिर में तो निश्चित तौर पर मस्जिद के लिए भी जाना चाहिए। वहां मंदिर और मस्जिद क्यों हो जाता है? अगर मंदिर में महिलाओं का प्रवेश कराना है तो मस्जिद में भी कराना है ना। आप सीधे कहिए पूजा स्थलों में, आप इबादत और पूजा को अलग फिर क्यों देते हैं? इसलिए बांटते क्यों? इस पर बहुत कमेंट कर सकती हूं, और इस पर कई बार बहस हो भी चुकी है भूषण जी। जी मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा, क्योंकि अभी मेरे मित्र दिनेश जी बता रहे थे, एक क्लैरिफिकेशन है यहाँ पे। ये जो आज का निर्णय है या 8 अप्रैल का निर्णय है, वो किसी भी तौर पे ईवीएम की सत्यता या ईवीएम के ऊपर प्रश्न मार्क नहीं है। ये सिर्फ एक ही बिंदु पर है कि ईवीएम और वीवीपैट का जो मिलान के ऊपर है। नहीं, हम समझ रहे हैं बुसरा जी, जैसे आप तो मान लीजिए कि ठीक है कि चावल पकाने के लिए अब कुकर आने लगा, लेकिन पहले आप सब भी महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, चावल पकाते थे तो एक चावल को देखा जाता था। ये तो है नहीं कि उठ के 50% चावल को आप दबा दबा कर देखिए। अगर इस तरह से कहा जा रहा है कि आप 5 एक विधानसभा में 5 आप मशीनों को आप करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो उसमें कोई भी मशीन हो सकती है। अगर गड़बड़ी होगी तो 5 में आएगी ना। ये जायज बात है, जायज बात है, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जी राघवेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अभी इन्होंने कहा कि ये इसलिए विपक्षी दल इसलिए कर रहे हैं, इनको विश्वास ही नहीं है। अब जब ये सरकार में नहीं थे, अब याद करिए 2009 में आडवाणी जी ने प्रश्न उठाया था कि नहीं उठाया था? जो अभी इनके प्रवक्ता हैं बिल्कुल JVL नरसिम्हा राव, उन्होंने तो किताब ही लिखा था। हाँ, तो मैं लिख रहा, किताब लिख रहे थे, उन्होंने लिखा था डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन आई, मतलब कैसे हम इसे विश्वास, कैन आई ट्रस्ट। तो वो उन्होंने जब तब लिख दिया, पूरी किताब लिखी, तो ये मामला उठता रहा। अरुण जेटली ने 2010 में मांग की थी कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, इस पर भी विश्वास नहीं किया जाए, ये फुल प्रूफ नहीं है, इसको विश्वास नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे मामले, जयललिता गई हैं, जयललिता भी मद्रास हाईकोर्ट चली गई थी। तो ये सारे मामले हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे तो ये सारी बातें होंगी। जिस तरीके से ये बात ये नहीं है कि आप जब आप नहीं थे तो आप विश्वास नहीं कर रहे थे, अब दूसरे लोग हैं, निश्चित रूप से फुल प्रूफ उसकी बात होनी चाहिए जिससे किसी को कोई संदेह ना रहे। अभी ये था वीवीपैट के मिलान में थी, विपक्षी पार्टियों ने ये मांग की कि ये 50% तक हो। हालांकि कोर्ट ने उसको 1% से, जैसे अभी अधिवक्ता हमारे महोदय बता रहे थे कि 1% बढ़ा करके उसको परसेंट नहीं, 5 बूथों तक, 5 बूथों तक, एक विधानसभा में 5 बूथों तक की उन्होंने कहा कि उसके मिलान किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने साथ सवाल ये भी उठाया जो विपक्षी दल थे कि अगर उनका मिलान नहीं सही होता है तो क्या सारे का किया जाना चाहिए, सबका किया जाना चाहिए? वो बनता भी है, वो भी एक बिंदु है, उस पर भी बात होना चाहिए। एक वीवीपैट अगर वो मिलान नहीं हो रहा है सही, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो मशीन है और उससे नहीं है। देखिए अटेर में, भिंड में हुआ था कि अटेर में बटन दबाया तो वो बीजेपी को ही जा रहा था, जबकि उस मशीन का इस्तेमाल कानपुर में हो चुका था। उसमें एसपी और डीएम को हटाया भी गया चुनाव आयोग के जब जांच हो गई। तो ये मामले हैं कि इसमें अगर संदेह है तो उसको दूर करना भी चुनाव आयोग का काम है। जी दिनेश जी। नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि निश्चित चुनाव करेगा। पहले क्या होता था, अगर आप ध्यान दीजिए, जिस बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं लोग, हम 19वीं शताब्दी में जाने की बात कर रहे हैं, देश 21वीं शताब्दी में जा रहा है। बात करते थे उस समय, अगर आपको ध्यान हो तो उस समय भी गड़बड़ी क्या होती थी कि 200 वोट मान लीजिए कहीं किसी बूथ पे पड़ा है और काउंटिंग के बाद वहां से 201 आप बैलेट पेपर निकल गया, तो आप क्या पूरे लोकसभा के चुनाव को निरस्त करा देते थे? नहीं, बिल्कुल। और चुनाव आयोग इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखता है। आज ही जैसे बिहार में आपने स्टोरी दिखाई कि आज बिहार के किसी होटल में जैसे ईवीएम मिला, अब
वहां पर एक्शन लिया गया। अब ये देखना है कि जो उसके इंचार्ज हैं, जो उसके प्रभारी हैं, वो मशीन वहां कैसे गई, ये निश्चित तौर पर वहां का प्रशासन और चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन आप ये कह दीजिए कि आप संस्थाओं पर सवाल खड़ा कर दीजिए। मुझे लगता है इस देश का सबसे बड़ा, हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, पूरी दुनिया हमारे लोकतंत्र की प्रशंसा करती है, लेकिन हमको नहीं। और हमारे साथी ने जो बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने उंगली उठाई थी, हम कह रहे हैं, लेकिन अगर हमारे शंका का समाधान हो गया तो हम उसके बाद एक बार भी नहीं कहे। लेकिन आप बार बार कह रहे हैं, मामले में जब आपको आज बहुत सारे मामले बता दूंगा, संजय जी आज कहिए, आज आपको यकीन हो गया। आपको ये भी बता दूं संजय जी, नहीं, जब मंदिर का मुद्दा आया था तो आपने बड़े बड़े नेता सारे सुप्रीम कोर्ट पे कर दिया था, ये राम मंदिर के मुद्दे पर। संजय जी, जब केवल टाल योगी जी ने कहा कि न्याय में देरी भी अन्याय के बराबर है, योगी नहीं कह रहा है, ये सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय नहीं। और बहुत सारे लोगों ने बैठे हुए पूछिए, विनय कटियार कौन नहीं था जिसने उंगली उठाई। हम मूल प्रश्न में आते हैं, आज आप सेटिस्फाई हो गए कि अभी कोई शिकायत है? कौन? आज जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, नहीं, उन्होंने कहा कि हम ये मुद्दा उठाते रहेंगे, आगे भी उठाएंगे, आगे भी उठाएंगे, यही दिक्कत है। आपसे एक ही क्लैरिफिकेशन करना चाहती हूँ, फिर संतोष जी के पास जाऊंगी कि जब ये कहा गया कि अगर ऐसा होता है कि जिन वीवीपैट का मिलान किया जा रहा है और अगर वो सही नहीं मिलती हैं तो फिर आगे क्या किया जाएगा, तो क्या इसको लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपना कमेंट किया? क्योंकि जी सॉरी, आज के जो मसला था, आज का जो रिव्यू पिटीशन थी, उसमें ये पक्ष जरूर उठाया गया, लेकिन क्योंकि ये चीज कोर्ट ने कहा कि दिस इशू इज नॉट इन फ्रंट ऑफ अस, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के पास। और यही बात अगर आप देखें तो पीसी में हमारे चंद्रबाबू नायडू कह रहे थे कि हम इस इशू को लेके कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिलान में ये पाया जाता है कि कोई गड़बड़ी है तो क्या पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वीवीपैट और उनको मिलाया जाएगा, इस इशू को लेके वो लोग आगे बढ़ेंगे मेरा ख्याल है। संतोष जी, अगर आप ये देखें तो ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वहां पर अब इनका ईवीएम्स का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि वो पुराने उस पर अपने लौट आए हैं। ऐसे में लेकर हिंदुस्तान में हम ये देखते हैं कि लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 21 पार्टियां, एक दो नहीं बल्कि 21 पार्टियां अलग अलग रीजन की वहां पर गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया, उन्होंने कहा कि 50% मिलान होना चाहिए क्योंकि लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या एक मशीन जो इंसान की बनाई हुई मशीन है जो कि ऑपरेट होती है एक बाकायदा तौर पर सिग्नल्स के जरिए, क्या उसमें किसी भी तरह की कोई खामी नहीं हो सकती? क्या उस पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता? क्या इस तरह की बातें नहीं की जा सकती हैं? और क्या जब बीजेपी जाती है तब कोई बात नहीं होती और कोई और पार्टियां चली जाती हैं तब सारा बवाल जो है वो खड़ा हो जाता है? देखिए मिश्रा जी, मैं थोड़ा सा सिर्फ समय लेना चाहूंगा। मशीन है, सवाल उठ सकते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तमाम राजनीतिक दलों को ये पूरा हक है कि वो सवाल उठाए। लेकिन दो चीजें हैं कि आप 2019 का लोकसभा चुनाव चल रहा है, मतदान बीच में हो रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ये जानते हुए कि जब तक चुनाव प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक चुनाव को लेकर हर फैसला करने का जो सुप्रीम अधिकार है वो चुनाव आयोग को है। चुनाव प्रक्रिया में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये संवैधानिक व्यवस्था है हमारे देश में। दूसरी बात आप देखिए कि ईवीएम आया कैसे, क्या अचानक ईवीएम हमारे देश में नहीं आ गया? देखिए सबसे पहले जब मैं देख रहा था कि 1982 में केरल की एक विधानसभा में 50 जो मतदान केंद्र थे वहां पे ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। ये 1982 की बात कर रहा हूं और केरल की मैं बात कर रहा हूं। वहां पर सबसे पहले शुरुआत हुआ, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको संवैधानिक जामा पहनाइए 1983 में। उसके बाद 1988 में सदन के अंदर बाकायदा एक कानून पास किया गया जिसमें चुनाव आयोग को ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन कर चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया गया कि वो ईवीएम मशीन से वोटिंग कराए 1988 में। 1989 में ये प्रभावी हुआ। उस समय केंद्र सरकार की पहल पर तमाम जो उस समय के राष्ट्रीय दल थे और क्षेत्रीय दल थे, जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल थे, उनकी एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने बहुत लंबे समय तक विचार विमर्श किया। 1992 में इस संशोधन को लागू किया गया, जो संसद का जो संशोधन अधिनियम था। 1999 में ईवीएम का इस्तेमाल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आंशिक रूप से किया गया। 2004 में इसका इस्तेमाल पूर्ण रूप से किया गया। यानी 1982 से जो शुरुआत हुई उसको पूरी तरह से लागू कर पाए हम 2004 में। 2004 के लोकसभा चुनाव में कोई नहीं सवाल उठा। 2009 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी हारे, उस समय के बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार थे लाल कृष्ण आडवाणी, चुनाव हारने के बाद उन्होंने सवाल उठाया। उसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव आया और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि
कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। अगर न सिर्फ शंका कांग्रेस है, बल्कि तमाम पार्टियां उठा रही हैं। बुशरा जी, अगर शंका है तो फिर आप उसको फुल टाइम काम क्यों नहीं लेते? आपने 2014 के बाद से 2019 तक का इंतजार क्यों किया? चुनावी मौसम का इंतजार आप क्यों करें जब आपको पता है कि चुनावी सीजन में चुनाव के समय सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता? देख रही हूं, मैं आपको इसलिए रोकना चाह रही हूं कि ऑन एंड ऑफ ये ऐसा नहीं है कि 2019 में ये सवाल उठाए, बल्कि लगातार हम ये देख रहे हैं कि 2014 के बाद जब भी कोई इलेक्शन आता है, उसके रिजल्ट आते हैं, उससे आगे पीछे इस तरह के सवाल तमाम पार्टीज उठाती रही हैं। और बीजेपी भी फिर ये सवाल उठाती रही कि भाई आपके हक में फैसला है तो आपको मंजूर होता है, आपके हक में फैसला ना है तो आप ईवीएम को सामने खड़ा कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये अभी किया गया है, ये हो सकता है कि इतनी बड़ी तादाद में तमाम पार्टीज इकट्ठा होकर एक साथ गई हो, लेकिन ये सवाल लगातार उठता रहा है। बिल्कुल बुशरा जी, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्य में अलग अलग राजनीतिक दल इस सवाल को उठाते रहे, लेकिन 21 राजनीतिक दल का साथ आना, अगर आपको लगता था कि वाकई ईवीएम इतने बड़े पैमाने पर टेम्पर किया जा सकता है, ईवीएम को इतने बड़े पैमाने पर बीजेपी के पक्ष में उसमें से वोट निकाला जा सकता है, कभी हम जो मतदान होते थे बैलेट पेपर पे तो कहा जाता था कि बैलेट बॉक्स से जिन निकलता है, अगर उस तरह का जिन निकाला जा सकता है ईवीएम मशीन से, तो 2014 से लेकर 2019 तक राज्यसभा में आपका बहुमत था। इन तमाम जो विरोधी दल है राज्यसभा में, इनका बहुमत था, आप रोक देते, नहीं चलने देते, आप लोकसभा में हंगामा करते, आप अपनी बात रखते, लेकिन चुनाव के समय इस मुद्दे को उठा के सुप्रीम कोर्ट जाना, जबकि ये मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा हस्तक्षेप इसमें नहीं कर सकता, ये कहीं ना कहीं अपने कैडर को, अपने वोट बैंक को कन्विंस करने की ज्यादा बड़ी बात लगती है कि देखो हम संघर्ष कर रहे हैं, आपको भी बाहर निकलकर मतदान करना है, नहीं तो मोदी जी जो है वो ईवीएम में खेल कर जाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे। राघवेंद्र जी, लेकिन एक सवाल ये जरूर है कि जब कांग्रेस 3 रियासतों में इलेक्शन जीतती है, या फिर आपकी फूलपुर और जो जितने भी जिमनी इंतखाबात होते हैं वहां पर जब आपकी जीत आपको मिलती है, तब आप ये सवाल नहीं उठाते हैं, तब आप ईवीएम को कटघरे में खड़ा नहीं करते हैं। लेकिन वही जब बीजेपी जीत जाती है तो आप फौरन ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तो लोग तो आपसे सवाल पूछेंगे कि क्या हर इलेक्शन में सिर्फ जीत आपकी हो तभी ईवीएम ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। उपचुनाव में हम जीते, इसके बाद आपने देखा कांग्रेस भी 3 राज्यों में जीत गई, उसके बाद भी ये प्रश्न उठा, उन्होंने ही उठाया। केजरीवाल जीते अपने दिल्ली में, उन्होंने भी, आम आदमी पार्टी अभी भी सवाल उठा रही है, केजरीवाल की तो सरकार है ना वहाँ। लेकिन तो ऐसा नहीं है कि जब इतने दल, अगर इतने सारे लोग मिलकर के अगर ये कह रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से फुल प्रूफ व्यवस्था इसलिए होना चाहिए कि बड़े बड़े देश ईवीएम का जो मैन पार्ट जापान में बनता, वही सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि जब वो मैन पार्ट वहां पे बन रहा है और वही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उन्होंने तब तो ये कहा था, उनके तमाम वीडियो मिल जाएंगे, तब तो लगातार इनकी ये बात हुई है कि इसमें नहीं, निश्चित रूप से इसको टेम्पर किया जा सकता है। चाहे नीदरलैंड हो, जर्मनी हो, इटली हो, बहुत सारे, फ्रांस हैं, अमेरिका है जिनको इस्तेमाल नहीं करता, जापान नहीं करता, जहां टेक्नोलॉजी बहुत उच्च स्तर पे है वहां भी। और बहुत सारे एक्सपर्ट ने कहा भी कि जहां पर इस तरीके की व्यवस्था है, जहां वहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कम से कम इस्तेमाल हो, अगर हो भी रहा है तो आप निश्चित किसी को निश्चिंत कराइए, श्योर हो वो कि नहीं इसमें कोई किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था। हरिप्रसाद का मामला आपने देखा था ना 2010 में, जो आंध्र प्रदेश के टेक्निकल एडवाइजर भी थे, उन्होंने बाकायदा 2010 में तो ईवीएम हैक करने का जब उन्होंने आमंत्रण दिया था चुनाव आयोग ने, तो वो तो टीम के साथ उसको हैक कर रहे थे, उन्होंने कहा था इसका वीडियो भी बनाइए, लेकिन चुनाव आयोग की टीम ने उनको बीच में रोक दिया था, हुआ नहीं, बाहर आकर के कह दिया कि नहीं वो हैक नहीं कर पाए। तो ये जबकि उनको सैन फ्रांसिस्को में इसके लिए पायनियर अवार्ड भी दिया गया था, इस मामले में उन पर आरोप लगाया गया था और गिरफ्तार भी किया गया। मैं आपके पास लौटूंगी।